अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन ब्लड बाथ सिचुएशन देखी गई है। इंडेक्स में 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन इन अ सिंगल डे देखा गया। 39,000 के लेवल पे मार्केट इंटेक दिखाई देती है। 40,000 का लेवल जो कि 2-3 दिन में हमने देखा था कि 41,000 के लेवल से लूज होकर 40,000 पे आया था, अब वो 39,000 के नंबर्स पे आ चुका है। ऑब्वियसली एक रूमर्स, एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन के जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया है 23 ऑफ हम कह सकते हैं दिस मंथ। उन्होंने कहा है कि पंजाब असेंबली और केपी के असेंबली को जो डिसॉल्व कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपकी इकोनॉमी को, आपकी बिजनेसेस को हर्ट करती हैं डायरेक्टली, जिसका इम्पैक्ट हमने आज मार्केट के अंदर देखा। साथ साथ इन्फ्लेशन जो कि एक हार्ड टाइम से पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन दिखाई देता है। इकोनॉमिक कंडीशन फ्रेजाइल है, उसके बावजूद एक गरीब की तरफ देखें या पुअर स्ट्रेटा की तरफ देखें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा वो मुतासर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम भी दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से डेली बेसिस पे काविशें की जा रही हैं, उनको फर्दर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अभी संभालने के लिए काफ़ी इकदाम जो कि डेली बेसिस पे किए जा रहे हैं, उनमें से कुछ मैं बताती चलूँ कि कुछ इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें मार्केट के टाइमिंग्स या फिर हम कह सकते हैं कि गाड़ियों के हवाले से, वर्किंग फ्राम होम, ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जिनको अभी मद्देनज़र रखा जा रहा है और उस पर 2-3 दिन में अमल भी हो जाएगा। और ये चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, जितना हो सके एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, उतना ही हमारी जो इम्पोर्ट बिल है या हमारी जो एक करंट अकाउंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट कम होगा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में। क्या दिखाई दे रहा है सिचुएशन? पास्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था, रीसेंट पास्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट इनिशिएटिव्स थे, वो भी लिए गए, और फिर उसके बाद अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है अहेड फ्यूचर, हमने क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। रिसेशन आ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ENP सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। सिंध सूबे के अंदर हमने एक डिस्कवरी देखी है OGDCL की जानिब से, तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी डिस्कवरीज, खास कर ये हार्ड टाइम्स जब ऑयल का बिल, फ्यूल का बिल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पे बैगेज होता है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। बिजनेसेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है पाकिस्तान के अंदर, बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब बिजनेसेस हर्ट होंगे तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग, कमोडिटी प्राइजेस। कमोडिटी प्राइजेस, गोल्ड के हवाले से बात किया जाए तो कल के दिन से आज हम देख रहे हैं हिस्टोरिक हाई पे गोल्ड प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो गोल्ड प्राइसेस कहाँ जाएंगे, साथ साथ ऑयल प्राइसेस कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सो इन द डिस्कशन वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। सैयद खालिद फातमी ने हमें ज्वाइन किया है। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम टू द शो। फातमी साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपसे करते हैं। सर, आपने टॉपिक्स भी सुने, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बहुत मजबूत हैं, उसके बावजूद एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को स्प्रेड किया जा रहा है, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, ये तो हमारी बड़ी पुरानी कहानी में, इस पर क्या बात करें। कभी स्टेबिलिटी रही हो तो इनस्टेबिलिटी पे बात की जाए। बात असल में ये है कि हमने तय किया हुआ है कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे। वो ये इस हुकूमत का मसला नहीं, हर हुकूमत का मसला ये है कि हमारे यहाँ अपोजिशन इस कदर पर्सनल हो जाती है कि उसमें मुल्क बहुत पीछे चला जाता है। इकानमी ज़ाहिर है उसी का एक हिस्सा है, तो इसलिए उस पर मैं क्या बात करूं कि अब देखिए, उन्होंने पहले ये कहा कि हम असेंबली तोड़ देंगे। कल उसके जवाब में हुकूमत ने ये किया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए किया है। तो अब गोया टसल है, और जो कुछ आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती कि चौधरी शुजात से और आसिफ जरदारी साहब से सब अपनी अपनी मुलाकात करें। मेरे अपने ख़्याल में कि मुल्क जिस दौर से गुज़र रहा है, जिन हालात से गुज़र रहा है, अफरात ज़र का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, बेरोज़गारी का जो, इसमें काश हम में ऐसे लोग पैदा हों जो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कर रहा है उसको करने दो, देख लो। वो खालिस कल्चरल और सोशल मसला इकानमी का नहीं है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कल दूसरे लोग हैं तो भी यही कहानी। ये तो एक बात हुई। अब रहा है इकानमी, तो कोई आसमान से नहीं टपकेगी। इकानमी तो हम सबको मिल के काम करने का नाम है ना। यानी इकानमी बुनियादी तौर से ख़रीदो फरोख्त और पैसों की रेल पेल का नाम इकानमी है।
अगर आप उसमें देखें कि जो इम्पोर्टेंट वो हैं आर्टिकल्स हैं या जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंसानी सरमाया यानी इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी रिच इन दैट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि क्या हम फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं, उसमें हम बहुत वीक हैं, है ना। और तीसरी तरफ अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या नहीं, तो उसमें हम देखते हैं कि सम सेक्टर में तो वी आर डूइंग वेरी ग्रेट, यानी जैसे टेक्सटाइल है हम बहुत, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम किसी तरीके से सबको साथ लेके नहीं चल पाते, एक गाड़ी आगे निकल जाती है, एक बहुत पीछे रह जाती, तो इस वजह से हमारे यहाँ इकानमिक ग्रोथ कम हो जाती। प्रोग्राम से पहले अतीक साहब से यही बात हो रही थी कि भाई कर्ज़ों को कैसे मतलब क्या तरीका, कर्ज़े तो आसमान पे जाना होता है, टर्की के साथ हो चुका है, दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन आपको रियलाइज़ करना होगा कि ये कर्ज़ा है, आपका पैसा नहीं है, और इस कर्ज़े के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इतना हेवी है कि एक वक्त आता है कि कर्ज़ा आप भूल जाते हैं, आप देने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन वो कहता है भाई पहले इंटरेस्ट आप अदा करें, तो इंटरेस्ट के बोझ के नीचे आप दबते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरक्की पूरी रुक जाती। यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है कि मुआशी तरक्की में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का होता है, आपको पता, लेकिन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएबल ट्रेड ओपननेस नहीं हो, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि बाज़ वक़्त आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जीडीपी से ऊपर चला जाता है, देन यू आर इन प्रॉब्लम। अच्छा, जब आप ये काम करते हैं तो उसमें इस बात का 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि क्या मुकामी कारोबार और तजारत में तरक्की होगी या नहीं। यही है ना सारा खेल, कि आप बाहर से पैसे ले रहे हैं या यहाँ इन्वेस्ट करें, बाहर से जो फॉरेनर्स आ रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे आप लोकल कितना फ़ायदा इसमें। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि चूँकि पूरी दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, विच इज़ वेरी गुड। ग्लोबल विलेज बनने के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसान हैं। देखिए, इसीलिए चाइना इस ग्लोबल विलेज में रहने के बावजूद ज़रा सा दरवाज़ा बंद रखता है अपना। ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि अब आपने अपना दरवाज़ा भी खोल दिया और दूसरे का भी खुला हुआ। इसमें नुकसान ये हो रहा है कि आपका दरवाज़ा 3 फीट चौड़ा है और सामने वाले का 12 फीट चौड़ा है, समझे। तो होता नतीजा इसका ये होता है कि आपके कल्चर में तब्दीली आती है, आपके पैसों का फ्लो आ जाता है, आपके यहाँ रहाइश बदल जाती है, आपके यहाँ तालीमी निज़ाम तब्दील होने लगता है, आपके फ़ैशन, यानी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि अब जैसे देखिए आप क्रिसमस की धूमधाम आपको हर मॉल में मिलेगी, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन क्या उससे हम मॉनेटरी फ़ायदा उठा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में ग्लोबल का अच्छा, फिर एक और जो बहुत बड़ा कभी कभी नुकसान होता है कि जब चीज़ें बाहर से आने लगती तो आप इतने आदी हो चुके होते हैं उसके कि यू डोंट गो इनटू द मार्केट फॉर डोमेस्टिक थिंग, और आप कोशिश करते हैं कि अपना बाहर से आ रही ज़रूरत क्या भाई मुझे बनाने की, सुई मिल जाती है सस्ती, यहाँ महंगी पड़ रही है, लिफाफा। ये एक वजह है जिसे हमें चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। राइट अतीक साहब, फातमी साहब ने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो है वो पॉइंट आउट कर दिए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को आप कैसे समराइज़ करेंगे। दूसरा ये कि जो अभी क्वेश्चंस इस मार्केट इस माशरे के अंदर रेज हो रहे हैं उसको भी आंसर देने की ज़रूरत है, चाहे वो यंगस्टर्स का बल्क की सूरत में हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के बल्क की सूरत में हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी तफसीली बात कर लेते हैं इसमें, आपके सवालात, फातमी साहब की बातें। देखिए, एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू ऐड वैल्यू टू आवर पोटेंशियल्स। जो हमारे पोटेंशियल्स हैं ना, उसको वैल्यू ऐड करने में हम फेल हो गए। 70 साल की तारीख हो, कुछ भी हो, एक दिन का हो। इसकी एक मिसाल मैं आपको देकर समझाता हूँ। हमारे यहाँ मार्बल इस बड़ी तादाद में होता है, ग्रेनाइट होता है, माशाल्लाह मिनरल्स बेइंतहा हैं। हमने कभी इनको एक्सकवेट करने में सीरियसनेस नहीं दिखाई, इनको एक्सप्लोर करने में सीरियसनेस दिखाई। चलो अभी मार्बल पे हमने कई सालों से काम किया, तो हम क्या करते हैं कि उसके मशीनों से या किसी तरह उनके तोदे काट लेते हैं, वो काट कर हम भेज देते हैं, वो दूसरे ममालिक हमसे ले लेते हैं, चाइना ले लेता है, इटली ले लेता है। फिर क्या करते हैं, वो खूबसूरत सेरेमिक टाइल्स बना के हमारे अच्छे अच्छे महंगे शोरूमों में उनको बेचते लाकर। हम वही टाइल्स बड़े खूबसूरती से जाकर ख़रीद लेते हैं। क्या हुआ, वी हैव फेल्ड एज अ नेशन टू ऐड वैल्यू टू आवर पोटेंशियल्स। ये बात इस तरह क्लियर है कि ये तो हमारे अपनी थी चीज़, अगर हम वैल्यू ऐड कर लेते, खुद टाइल्स बना लेते, अगर हमें फुकदान है टेक्नोलॉजी का तो कसूर नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें खुद से रियलाइज करनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। आप एक बात देखें कि अभी हमारा
एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है, आपने इकोनॉमिक की बात की, सवाल ये उठ रहा है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए लगभग $15 बिलियन का शॉर्टफॉल है टोटल, इसके ऊपर इतना शोर मच रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, 30-31 बिलियन डॉलर तो हमारी एक्सपोर्ट पूरा कर ही देती है, और 30 बिलियन डॉलर या 28 बिलियन डॉलर तो हमारे रेमिटेंसेस पूरे कर देते हैं। आपको फर्क सिर्फ पड़ता है एक शॉर्टफॉल का 15 या 16 बिलियन डॉलर का। क्या 220 मिलियन की ये नेशन वो डेफिसिट, वो शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर सकती? आपके सवाल का जवाब। दूसरा क्या है कि सियालकोट हमारा एक ऐसा शहर है जो इतना मशहूर है, पूरा पाकिस्तान हम सब फख्र करते हैं शहर पे। 4.5% हमारी एक्सपोर्ट की कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वैल्यू एडिशंस की कमी होने की वजह से कहीं कहीं हम मार खाते हैं। जर्मन्स क्या करते हैं, हमारे सर्जिकल गुड्स ले लेते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके उसको तिगने चुगने नाम पे मेड इन जर्मनी करके बेच रहे होते हैं। सही। ये सारी चीज़ों को हमें फोकस करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि हम थोड़ा सा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल डेट्स। हमारे एक्सटर्नल फाइनेंशियल डेट्स की जो नीड है वो दो तरीके के लिए होती है। एक तो ये होता है कि हम अपना कर्जा किसी तरह चुका दें, जब कर्जा चुकाने की बात आती है तो सूद भी देते हैं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरा ये होता है किसी तरह हम कवर कर लें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को। ये दो वजह से हम बाहर से कर्जा लेते हैं, तीसरी कोई वजह नहीं होती। पहली वजह हम अपने एक्सटर्नल डेट और इंटरेस्ट को पे कर दें, और दूसरा हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट्स को कवर कर लें। हमारी जो रुपए की डीवैल्यूएशन है वो भी तो वो हमारे तो एड इंटरेस्ट वैल्यू को बढ़ाते वो हुए तो जा रही कर्जे है को ना। हमारे बढ़ा देती है, वो एक अलग एडिशन बात है। मैं आ रहा हूं, अब क्या हो रहा है कि पूरी इकोनॉमी का एक कंसर्न डेवलप हो रहा है। वो क्या कंसर्न है मैं आपको चंद पॉइंट्स में समझा देता हूं। और वो उर्फ आम में ये है कि एक बिजनेस कम्युनिटी जो कि ग्रोथ इंजन होती है कम्युनिटी का, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनकी बात करूंगा। उनके पास कुछ कंसर्न्स आ गए। उनमें सबसे बड़ा कंसर्न उनका गैस का है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस। हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन इश्यूएंस ऑफ एलसीस, इसके अलावा स्टेट बैंक की परमिशंस रुकी हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राइजिंग सर्कुलर डेट, हमारा सर्कुलर डेट बहुत राइज हो रहा है। तीसरा क्या है कि हम अपने देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज हिस्टोरिकली हाई। और चौथा क्या है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, घट जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट हमें फाइनेंशियल एबिलिटी से पीछे लेकर जा रहा है। क्योंकि जिसको आप कहते हैं ना एक्सेस टू फाइनेंस, 82% कंपोनेंट जो हमारे हैं वो एसएमईज है, दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस। उनका एक्सेस टू फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत डिफिकल्ट होता चला था। ये चंद कंसर्न है जिसकी वजह से इकोनॉमी किसी गौरव धंधे में फंसी है और बहुत मुश्किल में। कोई सी भी हुकूमत हो उसको ये प्रॉब्लम फेस करने। इन प्रॉब्लम से एक आखिरी लाइन बोलने की इजाजत चाहूंगा, ये इन प्रॉब्लम से कैसे निकला जा सकता है। इन प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उनको स्लैश किया जाए, और जो हमारी कमोडिटीज हैं, जो हमारे कॉमन डेली यूज की कमोडिटी, उनको सही से मॉनिटर किया जाए। कभी दूध 180 जा रहा है, कभी 200 जा रहा है, कभी 150 जा रहा है, कंट्रोलिंग नहीं है उसकी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं तो एक एक एग्जांपल, मार्बल की एग्जांपल दी, या मैंने मिल्क की एग्जांपल देखा। बहुत आराम से समझ जाएंगे इकोनॉमिक्स को अगर इन पैरामीटर्स पे इकोनॉमिक्स पे बात की जाए। एग्जैक्टली। हाउएवर पाकिस्तान इज 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, तो डेयरी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे। उसके बावजूद अगर इतना होता है तो ये वाकई अलार्मिंग है। अतीक साहब, एक चीज आपने हाईलाइट की, वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इस मंथ के नंबर्स अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस मंथ के नंबर कम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारे इंपोर्ट का बिल भी इस महीने कम हुआ है, कर्व तो हुई है इंपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हुई है। आप समझते हैं कि एक तरीकाकार तो है कि हमने इंपोर्ट को किसी ना किसी तरीके से कर्व करके, जो आपने गैप का जिक्र किया कि हमें 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का गैप है, तो इस गैप को अगर वहाँ से थोड़ा सा कम किया तो हमारी एक्सपोर्ट भी कम हुई है। इसको कैसे फुलफिल किया जाए एज अ नेशन? आपने कहा कि हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ी देर तक अगर मान भी लिया जाए कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो फिर भी आप देखें कि इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा है, और हर अदारा अपने हिसाब का एक इन्फ्लेशन का नंबर दे रहा है। ठीक है ना, आप उसको मैच भी कर ले तो कोई भी 20 से 30 के दरमियान से हट रहा नहीं है। हम नंबर्स की बात नहीं करते, ठीक है। आपका इन्फ्लेशन कम हो ही नहीं सकता जब तक आपका इंटरनेशनल प्रेशर कम नहीं होगा। आप इंटरनेशनल प्रेशर, कमोडिटीज के प्रेशर, हर चीज़ के प्रेशर इंटरनेशनली रूल्ड होते हैं,
और आप अपनी लोकल तो रॉ मटेरियल नहीं प्रोड्यूस करते। हम 30% तो अपना लोकल रॉ मटेरियल करते हैं, हम 70% तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंप्रूव हो ही नहीं सकती जब तक हम उनको बहुत इम्पोर्ट सारी ना चीजें करें। जो हम अपना तो रॉ आप मटेरियल लोकली भी यूज कर सकते हैं, मगर हम फिर भी इतना आदी हो गए कि हम देखिए, इम्पोर्ट तो ही फिर करते हैं। सूरत हाल क्या बनती कि जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें आप कॉस्ट एड कर रहे हो और इंटरनेशनल रिलेशंस का रिसेशन का उस पर बेइंतहा असर हो रहा है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल ये कि हमारे रेमिटेंसेस दिन पर दिन थोड़े कम होते चले जा रहे हैं। जो फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी भेजते हैं वो उस तरह के नहीं आ रहे हैं, वो कुछ कम होते चले हैं। उसका कोई और रीज़न नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ इंटरनेशनली बहुत रिसेशन है, वो ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा भेज नहीं पा रहे हैं, और उनका फिर थोड़ा सा जो लोकल के असरात हैं उसका भी उनके ऊपर असर है, अनसर्टेनिटी वगैरह का जो पॉलिटी। तो इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते जब तक आप इंटरनेशनल प्रेशर से बाहर नहीं, और आप इंटरनेशनल प्रेशर से बाहर नहीं निकल सकते बिकॉज आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट, and when our economy depends on import, that means we are taking the pressure and stress from abroad. Maybe that is not all local. राइट आपने सही कहा, लेकिन एक चीज़ ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल प्रेशर से इसलिए भी नहीं निकल सकते कि वी आर इन द एग्रीमेंट ऑफ आईएमएफ। फातमी साहब, आप इसको कैसे समराइज़ करेंगे कि आईएमएफ का एग्रीमेंट जो कि एक हमें ऑनर करना पड़ता है और एक पूरा साल हो गया है हमें उसके इतने ज़्यादा हार्ड और अनपॉपुलर डिसीजंस पूरे मुल्क को सहते हुए, आप समझते हैं कि इस हार्ड टाइम्स में एक आईएमएफ की कंडीशन ये भी है जो अभी हमें फर्दर ओबे करना पड़ रही है, ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ रही है, तो वो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी कंडीशन आपके हालात के हिसाब से होती है। ये कंडीशंस उन्होंने इससे पहले दूसरे ममालिक पे भी किया, क्योंकि जब इकानमी आपकी कोलैप्स हो और आपके पास पैसे नहीं हो और आप अदा करने के लिए किसी से कर्ज मांग रहे हो तो उसकी कंडीशंस तो आएंगी। सिर्फ इसमें एक बात समझने की है कि क्या ये कर्ज जो वो दे रहे हैं हम उसको सही यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक्सक्यूज मी, मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ की बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो डूबती हुई नैया को उन्होंने निकाला है। श्रीलंका सामने काफ़ी हद तक क्राइसिस से निकल गए, वो निकल जाएंगे, नहीं निकले। टर्की हमारे सामने है। सारा खेल ये है। अच्छा, कंडीशंस वो लगा, देखिए इसमें भी पहले आपको अपनी नीयत सही करनी होगी। ये हमारे यहाँ खामखा का प्रोपेगेंडा है कि आईएमएफ जो है दबा के हमें इस तरफ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्क्वीज कर रहा है हमें, नहीं और बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। सवाल ये है कि वो तो नहीं आए थे आपको कि सरकार पैसे बहुत पड़े हुए मेरे पास इजाफी ले लीजिए, आप ले रहे हैं ना। तो जब आप ले रहे हैं तो आपको तय करना होगा कि ये जो पैसे मैंने लिए इसमें बच्चों का दूध भी है, बच्चे की फीस भी है, बच्चे घर का खर्च भी है, रोटी, ये तो आपका फैसला। अब अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वाई वी शुड ब्लेम आईएमएफ? गलत। आईएमएफ कंडीशंस भी तो दे रहे हैं, हमें ना चाहते हुए भी हमें क्यों रखी कंडीशन? बिल्कुल इसीलिए कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रखा, पिटाई नहीं करेंगे, पढ़ेगा नहीं। वो ये कहते हैं, देखिए अगर उनकी, मैं खुद बहुत रह चुका हूँ बाहर, वो ये कहते हैं कि ये ममालिक की हम पूरी पहले कल्चरल हिस्ट्री लेते हैं। जैसे एक और छोटी सी मिसाल बताऊं, पाकिस्तान में जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो आपका बैंक बैलेंस चेक किया जाता है कि भाई ये है इतना मजबूत। यूरोप अमेरिका में 0 बैलेंस पे क्रेडिट कार्ड देते हैं। अगर आपके पास लाख रुपए तो दे डोंट केयर, आपके पास 5 लाख को कहते हैं आप रखें अपने पास। वो सिर्फ ये देखते हैं कि 16-18 साल की उम्र से ये बच्चा जब ये $20 कमाता था मैकडॉनल्ड में, ये पेमेंट कैसे करता था। $20 जो कमाता था उसमें हर महीने $1 देता था या नहीं देता। अगर हिस्ट्री आपकी है कि 30 साल की उम्र तक आप पे कर रहे थे तो वो आप जाके उससे 3 करोड़ यानी पाकिस्तानी 3-4-5 करोड़ का घर खरीद लें, वो दे देंगे आपको। टैक्स की बात कर रहे हैं क्यों? नहीं मतलब उसके मिजाज की, उसके मिजाज की कि हाउ हैबिचुअल ही, मतलब अच्छा हमारे यहाँ क्यों कंडीशन लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी तारीख अपनी अच्छी नहीं है, हम पेमेंट करने में उतने प्रॉम्प्ट और उतने ऑनेस्ट नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि वो कहते हैं 2 बात मैं आपको फिर बताऊं कि आईएमएफ के लिए ये पैसे डूब जाना बहुत बड़ा खेल नहीं है, वर्ल्ड बैंक है भाई, मजाक नहीं है। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनके पैसे भी नहीं देंगे और खुद भी नहीं खड़े होंगे। आप किसी और के, देखिए ना, आप आईएमएफ से ले रहे हैं, सऊदी भी भाग रहे हैं, चाइना भी भाग रहे हैं आप। तो वो इससे आपकी टेंडेंसी का, मैं बार बार कहूँ, देखिए मुल्क तरक्की पैसे से नहीं करता है, कल्चर से और सिस्टम से करता है। ये बात समझ लें आप, जो लोग बड़े बड़े फ़लसफ़ी दुनिया में गुजरे हैं, चाहे जितने बड़े भी हों, वो उन्होंने बर्ट्रैंड रसेल हो, रूसो, या वो ये कहते हैं कि इकानमी तो देखिए ना बाद की बात है ना, पैसे आप पहले तो आप अपना मिजाज तब्दील करें। पाकिस्तान का मिजाज जो है, हमारी आमदनी, मैं आपके प्रोग्राम से पहले 10 मिनट कह रहा था कि हमारी आदत ये कि अगर मुझे पता चल जाए कि आपने ऑडी ख़रीदा तो कल से मैं लग जाऊँगा ऑडी खरीदने। मुझे पता नहीं मेरी तनख्वाह क्या है,
मैं लगा हुआ खरीदने। ये टेंडेंसी आपको अपने मुल्क से किसी न किसी तरीके से समझा के ख़त्म करनी होगी, कि जिसको उर्दू में बहुत आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं, बात गरा गुजर रही, लेकिन हुकूमत को जो इन्होंने बात की अतीक साहब ने बिल्कुल लाख रुपए की कि भाई इसमें अपने जो सरकारी अखराजात वो तो कम कर दो। जो सरकारी अखराजात कम करोगे उससे बहुत बड़ा बर्डन टूट जाएगा। ये नहीं देखो कि दूसरी बात भी इन्होंने कही बहुत ज़बरदस्त कि भाई आपके पास जो इतने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट खुले हुए जो मॉनिटर कर रहे हैं कि दूध क्यों 160 और 210 आगे पीछे हो रहा है, क्यों नहीं पूरे मुल्क में एक निज़ाम चल रहा है। जो बेसिक चीजें जो डेली के इस्तेमाल किए कम से कम उनको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अच्छा, तो सवाल ये कि हम दो जगह पैसे लूज कर रहे हैं, एक जगह पब्लिक पैसे ज्यादा उनको दे रही है और दूसरी जगह जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं, तभी तो उनको छुट्टी दी हुई है। तो आपको ये चेक एंड बैलेंस पूरे और इसके लिए कोई 1-2 दिन का काम नहीं, पूरा मिजाज तब्दील करना होगा। इट इज ए मैटर ऑफ 10-12 ईयर्स। ये जो मिडिल मैन का जो किरदार है इसको क्रैक डाउन करना होगा। और सबसे बड़ी अखराजात ये मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया कि आज से कोई 20-25 साल पहले मैक्सिको का मेयर आया हुआ था, उसने कहा कि भाई ये बताइए कि सुबह में 6 से 10 सिवाय बसों के बाकी गाड़ियां क्यों निकलती हैं? क्योंकि बसों का पेट्रोल और पराडो का पेट्रोल बराबर है, उसमें 2 आदमी जाते हैं, उसमें 40 आदमी जाते हैं। तो अब ये ख़त्म करें, आपको गाड़ी लेके जाना है तो 12 बजे के बाद जाइए, 4 बजे से पहले आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ वो भी पॉसिबल नहीं है, देखिए ना। तो कहीं तो हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। राइट हमें अपने आप का सबसे पहले एहतसाब करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अतीक साहब आपसे पूछना चाहूँगी, माइनिंग के हवाले से रेकोडिक का मामला आपने सुना होगा, रिसेंट पास में कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, रेकोडिक की फाइनली माइनिंग भी स्टार्ट हुई। आप क्या समझते हैं जो अभी OGDCL की सिंध में डिस्कवरी हुई है, ऐसी डिस्कवरीज छोटी छोटी सी बोलते हैं ना ड्रॉप इन अ सी, ये बहुत मैटर करती है हमारे लिए, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अच्छी तरह याद है, आज से कोई 20-25 साल पहले एक से एक कंपनियां होती थी, इंटरनेशनल कंपनीज आती थी जो अपने गुडविल लेकर आती थी, अपने एक्सपीरियंस लेकर आती थी, अपनी टेक्नोलॉजी आती थी, और हम देखते थे फलाना वेल्डिंग हो रहा है, ऑयल का हो रहा है, गैस का हो रहा है, ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, बड़ा एक्टिविटी रहती थी। इसका रिग आ रहा है, उसका ये हो रहा है, बस इसके टेक्निकल लफ्ज है सारे, वो सारा कुछ होता था। लेकिन हम देखा है एकदम 20 साल पूरे एकदम एक सन्नाटा चला, जिसमें हमारे यहाँ ना कोई ऑयल ड्रिलिंग हो रही, ना एक्सकवेशन हो रही, ना कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसके 2 तरीके कार होते हैं। एक तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं प्रोजेक्ट, एक इनडायरेक्टली भी होता है, और वो ये लाइसेंसिंग फीस होती है इन लोगों की। ये बहुत बड़ी रकम है जो हमें मिलती है, हम इससे भी महरूम हुए पड़े इस वक्त। तो ये जो अभी सांगड़ में कामयाबी हुई है, अल्लाह पाक करे, बहुत बड़ी कामयाबी। इस मुल्क को बड़ी सख्त ज़रूरत है इस बात की कि ये जो हमारे बलूचिस्तान के कॉपर के, गोल्ड के, सिल्वर के, ऑयल के, और फिर सिंध में ऑयल है, गैस है, साउथ पंजाब में हमारे ये सब कुछ बहुत है, और हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी बहुत कुछ है। अल्लाह ताला ने बड़ा मालामाल किया हमें। इट्स नॉट ओनली द टूरिज्म, ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी तरफ काम हो रहा है तो काबिल सताइश है, बहुत मुबारक बात है, और इस पर रात दिन काम करना चाहिए, और जितने जल्दी हो सके हमें अपने आप पे डिपेंडेंस होना चाहिए कि हम अपना ही ऑयल यूज़ करें, हम अपना ही गैस यूज़ करें। ये गैस की शॉर्टेज, इंडस्ट्री बंद, हाउस होल्ड्स में प्रॉब्लम, हर चीज़ इतनी महंगी, और इन्फ्लेशन में तो एड बैक कर रही होती है ये सारी चीज़ें। भाई महंगा पेट्रोल आप खरीद रहे हैं, महंगा गैस आप खरीद रहे हैं, आप सिलेंडर्स लगा रहे हैं घर में, तो ये सारी चीज़ों को अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो ये एक बहुत बड़ा जरिया, और ये काबिल मुबारक बात है ये जो कुछ हुआ है। और जो आपने बलूचिस्तान की बात की, तो वहाँ तो आपको पता है मिनरल से ही मिनरल भरे पड़े, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और सीरियसली और सिंसियरली कि ये सारा काम ऐसा हो जाए कि मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस मुल्क के पास अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से इन पहाड़ों के अंदर छुपा रखा है कि हम जो आज कर्ज लेकर कर्ज अदा करने की परेशानी में लगे थे, हम कर्ज देने वाले कौम बन जाएं, ये एक गारंटीड बात है हमारी। राइट चलें जी, प्रोग्राम में डिस्कशन जारी है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज ब्लड बात देखी गई। हमारे साथ ओवरकॉल CEO ऑफ मर्चेंट इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, अफरोज मर्चेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट में इतना रिएक्शन और ओवर रिएक्शन क्यों देखा गया, और इकोनॉमिक कंडीशन कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मार्केट में मीडिया में जो न्यूज आ रही है कि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए
हमें इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस काफी इंक्रीज करने होंगे, तो वो काफी नेगेटिव रहा। प्लस पॉलिटिकल नॉइज जो है कि असेंबलीज को डिसॉल्व होने की बात हो रही है, वो एक नेगेटिव है। तो समहाउ मार्केट में कोई पॉजिटिव चीजें नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें, जो एक अच्छी बात भी है, देखिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $276 मिलियन पे आ गया है नवंबर का जो फिगर है, यानी दिसंबर में मैं कम हुआ है सरप्लस हो जाएगा। तो इंपोर्ट्स को तो काफी कंट्रोल किया है, ठीक है, कुछ उसमें कुर्बानियां देनी पड़ रही है, लेकिन हमें इस वक्त रीपेमेंट ऑफ लोन्स जो है वो सबसे अवलिन हमारी वो है इम्पोर्टेंस। तो उसकी वजह से हम ये कुछ महीनों की बात है, मैं समझ रहा हूँ कि हमें बेहतरी की तरफ होपफुली चले जाएंगे। राइट ये हम होप करते हैं कि, और ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर हों और आने वाले दिन अच्छे हों। लेकिन आप क्या समझते हैं जो हार्ड टाइम्स गुजर रहे हैं इनको कैसे टैकल किया जाए? अभी थोड़ा सा एक अफरा तफरी का भी माहौल है स्टॉक मार्केट के लिए, खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी बाइंग कर चुके हैं और उनके पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव जा रहे हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इसलिए हम ये कहते हैं कि क्योंकि जो सिर्फ प्राइमरीली कैपिटल गेन के लिए करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें रिस्क काफी बढ़ जाता है। हमारी हमेशा हम कहते हैं कि 80-20 का प्रिंसिपल रखे। 80% आपका ऑब्जेक्टिव डिविडेंड होना चाहिए और 20% में ठीक है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ताकि आपकी मार्केट नीचे है तो कम से कम 2 से 4 मतलब आपको डिविडेंड मिले। जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो सारे साल में 2 से 4 मतलब हर साल डिविडेंड देते हैं, तो वो इस हिसाब से ब्लू चिप स्टॉक्स तो अच्छे हो गए और प्राइस अर्निंग्स और डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़ गई है। तो ये थोड़ा सा एहतियात करने की काफी जरूरत है कि पूरा जो है फोकस होता है कैपिटल गेन पे, उसमें फिर हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली बात होती है, लेकिन हायर द रिस्क हायर द लॉस भी फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। राइट अफरोज साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, कमोडिटी प्राइस के ऊपर क्या कहेंगे? गोल्ड के प्राइसेस हिस्टोरिक हाई दिखाई दे रहे हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में भी है, लोकल मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट है, तो क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए, गोल्ड की जो प्राइसेस अगर आप पूछ रहे हैं तो वो गोल्ड वो तो डीवैल्यूएशन की वजह से हमारे गोल्ड की प्राइसेस रुपये में बहुत बढ़ गए ना, लेकिन अभी भी $1800 पर आउंस है, हाईएस्ट $1930 पर आउंस गया है। तो ये तो 20 साल पहले, अब तो 20 साल पहले जो हाई बनाया था वो भी नहीं बनाया है। तो ये तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि डॉलर्स पे होता है गोल्ड, जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से रुपी वैल्यू में काफी इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज डॉलर वैल्यू में तो आज तक वो ऑल टाइम हाई भी नहीं हुआ और उसमें कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। ओके, दिस इज द रीजन। चलें जी, वेल थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी क्विक एनालिसिस हमने आपसे विटनेस किया और स्टॉक मार्केट के पोजीशन वी आर होपिंग कि नेक्स्ट डेज में बेहतर हों। अभी आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था, अभी 3 दिन और बाकी हैं, तो स्टॉक मार्केट में अगर पोजीशन स्ट्रांग होती है, ऑल्दो पूरे रीजन के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल काफ़ी चीप है, पूरे रीजन के अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, फिर भी स्टॉक मार्केट के अंदर कॉशियस स्टैंस और एक लैकलस्टर बिहेवियर देखा जा रहा है। फातमी साहब भी मौजूद हैं, अतीक साहब भी मौजूद हैं। अतीक साहब, आपसे बात हो रही थी और माइंड्स के हवाले से बात हो रही थी। हमारे पास पहले भी वैल्यू एडिशन के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस मार्क इकट्ठे हुए हैं, पिंक सॉल्ट के ऊपर एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे पास। आप समझते हैं कि अब जो मिनरल्स, अब जो माइनिंग होगी बलूचिस्तान में, उसको वैल्यू एडिट करके संभाला जाए, ना कि उसको ऐसे ही एज रॉ सेल किया जाए? सिर्फ वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बात सारी है कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। हमने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया है, हम ज़्यादातर बुकिश नॉलेज की तरफ चले गए। हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर हुनर आ जाएगा, और वो स्किल्स डेवलप तभी होंगी जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें इस बात की होंगी कि लोगों के टैलेंट्स को उभारा जाए और उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स किए जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और दूसरे मुल्कों में लेबर बहुत महंगी है, तो वो रीलोकेशन करना चाहते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ का। हमारे इकोनॉमिक जोन्स है, सिंध में काफ़ी इस पे काम हुआ है, अभी जैसे नूरियाबाद में एक्सटेंशन भी हुआ है हमारे इकोनॉमिक जोन का, इंडस्ट्रियल जोन का। इस तरह धाबे जी है, इस तरह बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स भी आ रहे हैं हमारे। इन इकोनॉमिक जोन्स पे उनको अगर कहा जाए कि आप रीलोकेट करें, हमारे स्किल्स डेवलप होंगे और साथ में अपनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करें, तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट सेव करें। आप हमारे मार्बल के मिसाल के तौर पे फिर भी मार्बल के तोदे लेके जाते, लॉजिस्टिक कॉस्ट देते हैं, ट्रांसपोर्ट या शिपिंग कितनी महंगी, फिर आप वापस टाइल्स लाते हैं, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड करते हैं।
तो ये सारी चीजें रिड्यूस करके आप इधर ही बनाए, Direct अपने यही मुनाफा manufacturing करें। रखें, लेकिन क्या है कि आप हमारी चीजों को वैल्यू ऐड करने में हमारी मदद करें। ये सारा कुछ बड़ा आसानी से हो सकता है एंड दिस इज वेरी इजी अगर इस पे कोशिश की जाए। रिलोकेशन, इकोनॉमिक जोन एंड स्किल डेवलपमेंट, 3 चीजें सामने रखकर मेहनत की जाए तो प्रॉस्पेरस नेशन है। राइट मैं फातमी साहब से पूछूंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ मैं होगी। अतीक साहब की बात ही आगे बढ़ाऊंगा, बहुत सही कहा इन्होंने। देखिए रेको डिक हमारे लिए गोल्ड माइन तो है, ये गोल्ड ही है, तो गोल्ड माइन का तो एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल सर्दी ने पकड़ा होगा बरा। अच्छा बरा सुने, हमें जो सबसे अहम रोल प्ले करना है जो नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए कि आप भी कह रही हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मादनी दौलत से माला माल है कह रहे हैं ना। जियोलॉजिस्ट कितने हैं हमारे पास, कितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, बहुत खूबसूरत बात, हाँ कितनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। बहुत अहम बात। 1993 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट दे दी थी इसके बारे में। राइट 2003 में इस पे काम शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई, चली गई। 2010-11 में एग्रीमेंट हुआ, वो भी एग्रीमेंट ज़ाया कर दिया हमने, केस कचहरी हुआ और अब फिर आए। सवाल ये है कि हमने ये क्यों तय किया हुआ है कि बाहर से फरिश्ते आएँ और वो काम करें। बाहर से पैसे चाहिए, ठही है। मैं सिर्फ आपसे ही पूछ रहा हूँ साहब, देखने वालों से, कि इस पूरे रेकोडिक में पाकिस्तानी जियोलॉजिस्ट कितने होंगे। मैं आपको बताऊं कौन होगा। कमिश्नर साहब होंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे, गवर्नर साहब होंगे, मिनिस्टर, ये सारे मशवरत वाले होंगे, एक भी जियोलॉजिस्ट नहीं होगा, या न्यूक्लियर साइंटिस्ट होंगे 1-2 और। चलें, ये तो फिर हम वो देखेंगे ना जब ये हाँ, नहीं प्रॉपर्ली एक जरूरत इस लिस्ट बात आएगी। की है, जब आपको ये पता चल गया है कि आपका मुल्क, तो आप इस सब्जेक्ट को एज एन स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें। देखिए 2010-11 से 12 साल गुजर गए, 93-97 से गुजर गए, 20 साल और लगेंगे। 20 साल भी नहीं, जो इंटर करके गया वो 6 साल में पढ़ लेगा। आप यकीन करें आपके पास एम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ेगी। ये जो कान है ना, अभी जैसे आपने फरमाया सिंध में, आपके ख्याल में कौन काम करेगा? हम ही काम करेंगे ना, हमारे बच्चे करेंगे। तो 2 फायदा है, आप एक साथ एक तरफ माइनिंग कर रहे हैं, निकलवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। दूसरी तरफ आप ये तय कर लें कि एवरी माइनिंग विल हैव देयर ओन बॉडी टू ट्रेन पीपल, टू एजुकेट पीपल। यंगस्टर ले जाएं, 18 साल, 16 साल, 15 साल, 20 साल के FSC BSc, और उनको 4 साल, जैसे आपको तो, आप तो खैर पैदा भी नहीं होंगी, जब स्टील मिल थी तो हमारे यहाँ से रशा जाते थे लोग पढ़ने के लिए, वहाँ से पढ़ के आते थे जो सारे स्टील मिल में काम करते, तो वो इसीलिए ट्रेनिंग देते थे कि जाके तुम स्टील मिल चलाओगे। और यंगस्टर्स को जितना आप आगे करें, जितना उनको स्किल्स हैं, उतना अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद। अच्छा, क्योंकि अगर आप ये चाह रही कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी दफातर में और कमिश्नर ऑफिस में हो तो वो तो नहीं है, या बैंक में हो तो नहीं होगा। बैंक में भी आप यकीन करें, मतलब मैं कह नहीं सकता, आप चले जाएं जहां 3 आदमी का काम, वहां 12 आदमी काम कर रहे हैं। तो अच्छा ये भी बता दूं आपको, अतीक साहब मुझसे एग्री करेंगे कि पूरी दुनिया में कम स्टाफ से काम खराब नहीं होता, ज्यादा स्टाफ से काम खराब होता। जब भी सरप्लस स्टाफ होगा काम स्लो डाउन, उल्टा होता। अच्छा हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हम कहते हैं अच्छा 2 या 5 रख दो काम, वो 5 गप करते रहते हैं, तो ये ख़त्म करना होगा। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ बाहर से। वो कहते हैं जहाँ 5 आदमी की जगह वहाँ 3 आदमी रखें, ताकि खींचा तानी रहे काम की और काम का। ये खैर एक अलग बात। ज़रूरत इस बात की है कि आप तय कर लें कि उड़ा का आपने खुद जिक्र किया, हम सब रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, और आप हैरान होंगी कि दुबई से इंडिया जाता है और इंडिया उसको मेड इन इंडिया करके आगे भेज रहा है। आपने खुद बनवाया कि बाहर से ठप्पा लग के। कब तक? मतलब क्या हम लोग प्रोग्राम में बोलते रहेंगे, लोग कान से सुनते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, तो हासिल कुछ नहीं। आप चैम्बर में बैठे हैं, आप मुझसे कम लाख गुना ज़्यादा वाकिफ़ होंगे सही हालात से। मैं तो इतना नहीं हूँ कि जो हम कर सकते। क्या जियोलॉजी पढ़ाना मुश्किल है? क्या अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देना मुश्किल है? आप तय कर ले कि रेकोडिक पे कम से कम अगर 5000 का स्टाफ है तो 3000 स्टाफ जो है 3 साल की ट्रेनिंग पे होगा, 5 साल की ट्रेनिंग पे होगा, और उसके बाद यहाँ से जैसे निकलेगा अगली किसी पेट्रोल या गैस। अच्छा फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट देखिए आपको पता है कि हमारा एक एग्रीमेंट टापी का हो रहा था, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, वो भी हमने ठप कर दिया। जबकि ख़बर ये थी कि वो जो गैस की प्राइस आ रही थी, LNG जो हम इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं उससे 1/4 प्राइस आती, वो भी हमने ख़त्म।
तो अच्छा इसमें तो सारा पॉलिटिकल खेल है, तो इसको खत्म एग्जैक्टली ये थोड़ा सा पोलिटिसाइज भी हो जाता है ना मामला, भाई तो इंडिया नहीं की करना जानिब है। से भी थोड़ा सा मैं होता है। आपसे यही तो कर रहा हूँ कि ये तय कर लेना कि भाई देखिए पॉलिटिक्स करना है इस मैदान में और यहाँ काम काम करना है, ठीक ना? right। मतलब दफ्तर में भी अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे, मैं सबसे कर रहा हूँ, मैं आप सब जब हम दफ्तर आए तो हमारा काम है काम करना। तो पाकिस्तान में जो लोग हुकूमत रन कर रहे हैं और जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है जिसमें 60% नौजवान हैं। आज नहीं तो कल वो पागल हो जाएंगे या बाहर भाग जाएंगे। आप यकीन करें मेरे ज़माने के कराची यूनिवर्सिटी में जियोलॉजिस्ट जो मैं तो नहीं था, मैं तो पॉलिटिकल साइंस में था, लेकिन 90% लड़के बाहर चले गए और जो 5-10% बड़े बचे, कोई एडवर्टाइजिंग में चला गया, कोई बैंक में चला गया। तो भाई इस तरह तो नहीं होगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास ये सिर्फ ना सोचे कि हर आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशुमार चीज़ें ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा, खुद ब खुद खपत हो जाएगी। आप मेरा ख्याल मैं सही कह रहा हूँ। एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को, और सेक्टर्स के अंदर जो आजकल की डिमांड है, पूरी दुनिया में जो डिमांड रखी जा रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा बिजनेसेस स्टाइल चेंज हो गए हैं। अब आप देखें तो वो तरीक़ाकार से बिजनेसेस नहीं होते जो पहले हुआ करते थे, जो फातमी साहब बिल्कुल इस बात से एग्री करेंगे। बात पे एक बात करना चाहता हूँ ऐड कि फातमी साहब ने बड़ा तफसीली और बहुत एहसन बताया। बात सारी है कि जो पोटेंशियल है ना हमारे, उस पर इंटरेस्ट नहीं डेवलप, उसको पजेस नहीं कर रहे। हर आदमी एक दूसरे पे डाल रहा है, जैसे अभी उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक दूसरे पे डाल रहा है कि वो आकर करेगा। नहीं, हमें खुद करना है, हमें पजेस करना है, इंटरेस्ट लेना है कि ये मेरा काम है, ये मेरे मुल्क का काम है, मुझे इसको करना है, मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना है। मैं ही नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? दिस इज द बेसिस। अच्छा, थोड़ा सा अभी यंगस्टर्स आपने जिक्र किया, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बड़ा मौजूद है, हमारे पास पोटेंशियल भी मौजूद है, यंगस्टर्स हमारे पास इतने ज़्यादा विलिंग भी हैं। क्या समझते हैं उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएं, जबकि इन्फ्लेशन भी हायर साइड पे है? अगर थोड़ा सा उनका ये स्टाइल देखा जाए कि वे ऑफ लिविंग, वो भी आजकल एक कंपलसरी चीज़ बन गई है कि वे ऑफ लिविंग भी ऐसा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं एक बात कहूंगा कि किसी बच्चे को अगर आपने इंटर्नशिप में लगाना है ना, तो उसको वो चीज सिखाएं जिसके लिए वो सीखने आया आपकी इंडस्ट्री में, या आप उससे फोटो कॉपियां करा के उसकी इंटर्नशिप का टाइम पूरा ना करें। मतलब ये एक बड़ी शिकायत है मुझे। वेरी करेक्ट। ये कौम को सीखना होगा कि ये बच्चे हमारे अपने, हमारा मुस्तकबिल हैं, हमें इनके लिए वही करना है। अब अगर किसी यूनिवर्सिटी ने, मैं कई यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड पे हूँ, बात एक ही करता हूँ कि इनको इंटर्नशिप पे भेजें, इनका इंटरेस्ट डेवलप करें। आपके पास एक से एक इंडस्ट्रीज है, आपके पास एक से एक ऑफिस है, आपके पास एक से एक कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसका जहाँ इंटरेस्ट है इसको वहाँ भेजें। लेकिन उस इंटर्नशिप में जाने का मतलब यही है कि कमिटमेंट है कि वो जिस चीज़ के लिए आए उसको वो चीज़ सिखा कर वापस भेजो, ताकि अपने मुल्क पे, अपनी चीज़ों पर उसका फ़ख्र हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। ये नहीं होगा, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलें जी, गुफ्तगू जारी है, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,80,400 रुपीज़, दिस इज़ द हायर साइड। एक्चुअली गोल्ड पर तोला प्राइस डेली बेसिस पे कोई डिफरेंट जो उसकी वैल्यूएशन है वो दिखा रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,54,670 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,807.78। ऑयल WTI पर बैरल $76.19। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.9। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 256.5, सेलिंग वाज 259 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 294.5, सेलिंग वाज 297.5। यूएस डॉलर बाइंग रही 231.8, सेलिंग वाज 234.1। चाइनीज यान बाइंग रही 32.24, सेलिंग वाज 32.49। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 64.2, सेलिंग वाज 64.3। यूएई दिरहम बाइंग एट 67.4, सेलिंग वाज 68 रुपीज़। कुवैती दिनार बाइंग रही 734.17, सेलिंग वाज 739.17। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 584.8, सेलिंग वाज 588.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। आज ऑयल प्राइसेस हमें कुछ डाउनवर्ड आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होगा। इंटरनेशनली ऑयल प्राइस का कम होना, गोल्ड का बढ़ना, इट मीन्स कि ये थोड़ा सा एक पंप अप करते हुए गोल्ड के
के प्राइसेस को दिखाई दे रहा है। जब हिस्टोरिकली भी ऐसा देखा गया है, ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हमारी मार्केट में वैल्यूएशन जो है वो डॉलर की स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं। अतीक साहब भी मौजूद हैं, फातमी साहब भी। तो अतीक साहब इसी के ऊपर कमेंट कीजिए कि थोड़ा सा ये हालात ऑब्वियसली चले जाएंगे और वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। इस महीने के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट श्रिंक हुआ है, नेक्स्ट मंथ में सरप्लस भी हो सकता है जैसा कि अफरोज साहब ने कहा। क्या समझते हैं आपके अब थोड़ा सा एक इस महीने हमने सुकुक बॉन्ड की पेमेंट भी की थी, आपको याद होगा दिसंबर के स्टार्ट में। अब न्यू ईयर भी आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर हमें क्या रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप हमें लेना है, वो ये है कि अभी G20 कंट्रीज का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि लो इनकम कंट्रीज जो हैं जो अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पाइल अप कर लेते हैं अपने डेट्स को, जो हमने किया हुआ है। तो हो रहा क्या है कि इन डेट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसमें कई मुल्कों ने अप्लाई भी कर दिया, पाकिस्तान को अप्लाई करना चाहिए और अपने डेट्स को रीशेड्यूल करा के मॉरिटोरियम भी लेना चाहिए और इसको आसान बना लेना चाहिए ताकि हम एक बहुत बड़े बर्डन से निकले। देखिए, डेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके इन्फ्लेशन को बढ़ावा देने के लिए। जितना डेट बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेशन खुद ब खुद उसके साथ बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन चेक नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी ये कहती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट्स बड़े नोट करने के हैं, इसको एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लेना चाहिए और इन चीज़ों पर ये रेवोल्यूशनरी स्टेप 2023 में ज़रूर लेना चाहिए कि हम अपने डेट्स को स्लैश करने के लिए क्या इकदाम करें। राइट फातमी साहब, लास्ट कमेंट। ऑब्वियसली न्यू ईयर आ रहा है, 10 दिन रह गए हैं, आप क्या समझते हैं इस ईयर के अंदर जो किया, जो भी चीज़ें थी वो इधर ही छोड़ के नेक्स्ट ईयर में कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी स्टेप जो कि अतीक साहब ने भी आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल, अतीक साहब की बात मैं एग्री करूंगा। इन्होंने सही कहा कि हमें रीस्केड्यूल कराना चाहिए, जिसकी हमें ऑलरेडी ऑफ़र है। एक बात, दूसरी बात, पूरी ईमानदारी से अपने ओवरहेड खर्चे कम करने चाहिए। तीसरी बात यह है कि पेट्रोल बचाने के लिए जहाँ जहाँ जो पाबंदियाँ लगाने की ज़रूरत है, अब ये नहीं पाबंदी कि आपने कहा जी घर से नहीं निकला, ऐसा तो नहीं हुआ, आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी पाबंदियाँ लगाएं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अखराजात कम हो जाए। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, क्योंकि देखिए 2 ही सूरत है ना, ये तो आप पैसे कमाएं या पैसे काटें, दोनों, यानी अपने घर में तनख्वाह में से ये तो बचत करें या फिर आमदनी बढ़ा लें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट डेवलप करें जिसमें लोग दफ्तर में जिसको कहते हैं ना फुल टाइम जॉब की तलाश में न मारे चलें, बल्कि ऑनलाइन कॉल कर सकें, आज़ाद लोग हो सकें। इसी तरह पार्ट टाइम लोग करना चाहें, 1, 2, 3 पार्ट टाइम करें, बहुत चार्म होता है। क्योंकि होता यह है कि हमारे यहाँ 90% मैंने देखा नौजवान जैसे आता है, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि कहीं ऐसी जगह लग जाए जहाँ इसकी पक्की तनख्वाह मिलती रहे। नहीं, लोगों को आज़ादी दें कि वो अपने तौर पे, जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही, का जो जहाँ उसका जहन है वहाँ जाए और काम करे। वेल, इट्स रियली वंडरफुल डिस्कशन। थैंक यू सो मच। फातमी साहब यहाँ मौजूद थे, अतीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन को जाहिर सी बात है एक डिस्कस किया प्रॉपरली कि यहाँ पे क्या क्या लूप होल्स हैं उसको देखना चाहिए एक्सपोर्ट्स के हवाले से, और साथ साथ जो रिसेशन अभी हम सब फेस कर रहे हैं उसके हवाले से। दैट्स इट। इसी नेट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।